हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद ये पॉलिटिकल साइंस विषय का एक टॉपिक है जो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में ये जो है हमेशा क्वेश्चंस आता है। साथ ही बीए पार्ट 3 में भी ये क्वेश्चंस जो है देखने को मिलता है। तो आइए आज हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में सबसे पहले जो है एक हमारे ये हैं विद्वान हैं, एक विद्वान हैं एवन एम डार्विन। इनका कहना है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली समाजवाद का अंतर्निहित अंग है और इसे उससे पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली क्या है? समाजवाद का अंतर्निहित अंग है, यानी एक अंग तो है ही लेकिन अंतर्निहित, और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। समाजवाद से प्रजातांत्रिक प्रणाली को अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में जो है पढ़ते हैं समाजवादी प्रजातांत्रिक समाजवाद को। लोकतंत्र या प्रजातंत्र मित्रों एक ही है। लोकतंत्र कहिए, प्रजातंत्र कहिए, डेमोक्रेटिक ही है। लोकतांत्रिक समाजवाद 20वीं शताब्दी का प्रभावशाली दर्शन रहा है। इसे समष्टिवाद यानी कलेक्टिविज्म या राज्य समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे समाजवादी अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसे समाज की स्थापना का समर्थन माना जाता है, इसे समर्थक माना जाता है जिसमें कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्राप्त हो और आर्थिक क्षेत्र में शोषण तथा तत्संबंधी प्रथाओं का कोई अस्तित्व ना हो। इसे लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह क्रांतिकारी समाजवादी विचारधाराओं के विपरीत राज्य को समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है और लोकतांत्रिक प्रणाली से सामाजिक परिवर्तन का समर्थक है। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो परिचय है, ये आपको संपूर्ण प्रजातांत्रिक प्रणाली जिसमें कि समाजवाद है, प्रजातांत्रिक समाजवाद का सार रूप यहीं से है। आपको इतना ही इंट्रोडक्शन में ही आपको हम लोगों को सारी बातों का सार मालूम हो जाता है कि इसकी विशेषता क्या हो सकता है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, इसका स्वरूप क्या हो सकता है, इसका प्रकृति क्या हो सकता है, सारी बातों। अब जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में इसे परिभाषित किया है। क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रणाली को अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद 2-3 विद्वानों की परिभाषा को देना होगा। परिभाषा देने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और ये भी समझा जाता है कि विद्वानों ने जो ये बातें कही है तो हो सकता है उस समय इसी आधार पर जो है आज का जो है नींव रखा हुआ है, आज का जो सिस्टम है वो आधारित है। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है कि यह वह नीति या सिद्धांत है जो केंद्रीय यानी सेंट्रल लोकतंत्रात्मक सत्ता द्वारा वर्तमान पद्धति की अपेक्षा संपत्ति की श्रेष्ठतर वितरण प्रणाली तथा उत्पादन प्रणाली की उपलब्धि को अपना लक्ष्य मानता है। ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है, परिभाषित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे परिभाषित किया है कि राजनीति और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवादी है। न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को
व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद? लोक कल्याणकारी, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत है उसको व्यवहार में लाने की यह व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है। इसकी मुख्य भावना यह है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। ये जो है इनका परिचय है और कुछ विद्वानों की परिभाषा है। आइए अब जो है इसके स्रोत को हम पढ़ेंगे। स्रोत, सोर्स, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका क्या सोर्स है? लोकतांत्रिक जो समाजवाद है यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद का कहीं कोई एक ग्रंथ से उठा करके नहीं लाया गया है, ठीक है। यह जो है जिन जिन विचारकों से बातों को उठाया गया है वहाँ यहाँ पर जो है हम बताएंगे। जैसे R.H. टोरी की कुछ विचार को जो है स्रोत माना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में इंग्लैंड के R.H. टोनी का नाम आता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद में ये इंग्लैंड के हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे पहले प्रजातंत्र का नींव जो है इंग्लैंड से ही जो है होता है। टोनी ने अपनी पुस्तक द इक्विस्टिक सोसाइटी 1921 में प्रजातांत्रिक समाजवाद का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया और टोनी का जो कुछ मत है कि पूंजीवादी समाजवाद में क्रियाहीन संपत्ति यानी कि फंक्शनलेस प्रॉपर्टी का जो जन्म होता है, क्रियाहीन संपत्ति से टोनी का अभिप्राय है ऐसी संपत्ति जो समाज का कोई सेवा प्राप्त किए बिना ही आय और सत्ता को जन्म देती है। इसलिए जो है कुछ विद्वानों ने जो है टोनी के क्रियाहीन संपत्ति के बारे में जो है दोष बताया है। टोनी के अनुसार टोनी ने ही जो है जो क्रियाहीन संपत्ति है उसमें कुछ डिमेरिट बताया है, जिसमें कि पहला डिमेरिट है कि यह समाज के लिए अभिशाप है क्योंकि इसके द्वारा समाज को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि यह समाज में असमानता को जन्म देती है। तीसरी बात, यह समाज में बौद्धिक और नैतिक गिरावट पैदा करती है। और चौथी बात, यह औद्योगिक अकुशलता को जन्म देती है। ठीक है, आइए एक और विद्वान है क्लेमेंट आर एटली। इसे हम शॉर्ट में दोस्तों बता देंगे, बच्चों लोग इसे हम शॉर्ट में बता देते हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियोज बहुत बड़ा हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेकर के या किसी भी तरह जो है आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। हम इसकी मूल बातों को बता देते हैं। क्लेमेंट आर एटली ने क्या कहा है, ये भी इंग्लैंड के ही हैं और इंग्लैंड के ये पूर्व प्रधानमंत्री और मजदूर दल के यह प्रसिद्ध नेता थे। क्लेमेंट आर एटली ने अपनी पुस्तक में द लेबर पार्टी इन पर्सपेक्टिव 1937 में अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने कहा था कि समाजवाद के अन्य रूप कार्ल मार्क्स और उसके जो धर्म विरोधी विचारों से प्रभावित है, जबकि ब्रिटिश समाजवाद का प्रेरणा स्रोत ईसाई धर्म और बाइबिल है। सबसे मेन बात यही है कि जो समाजवाद का जो प्रेरणा स्रोत है वो है ईसाई धर्म और बाइबिल। इटली ने ब्रिटिश समाजवादी आंदोलन के निर्णायक में सर्वप्रथम स्थान जो है धर्म का ही दिया था। आगे जो है हेरोल्ड लॉस्की ने भी कहा है कि ब्रिटिश फेबियनवाद सोसाइटी का सदस्य रहा है। फेबियनवादी विचारक समाजवादी लाने के लिए मार्क्स अगर लेनिन के समान हिंसात्मक क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि शांतिपूर्ण और वैधानिक उपायों द्वारा धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। वे वर्तमान आर्थिक विषमता के समाप्त करने के लिए भूमि और औद्योगिक पूंजी के व्यक्तिगत प्रभुत्व से मुक्त करा करके समाज का नियंत्रण और स्वामित्व लाने के समर्थक थे। ये मुख्य रूप से ये रहा है हेरोल्ड लॉस्की का, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। एक और है इवन एम एफ डब्ल्यू जो कि ऊपर सबसे पहले जो इनके बारे में पढ़े थे,
इन्होंने जो है मार्क्स के कुछ 4 प्रमुख मान्यताएं को बताए हैं। ये 4 प्रमुख मान्यताएं हैं कि मानवीय जीवन का सबसे प्रमुख तत्व परिग्रहणशीलता है। दूसरा, परिग्रहणशीलता को यह प्रवृत्त वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। और आगे जो है यह वर्ग के हाथ से दूसरे वर्ग के हाथ में सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए वर्ग संघर्ष की इस प्रवृत्ति को गृह युद्ध का जो है रूप दिया जाना आवश्यक इन्होंने माना है। ये रहा इवन MF डार्विन का। ठीक है, आज इतना ही। आगे जो है इसकी विशेषता को पढ़ाएंगे और इसके साधन को बताएंगे। अभी इतना ही।